मैं जो भी मर्डर कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ, मेरा टारगेट 3 दिनों के अंदर किसी ना किसी अजीब तरीके से मर जाता है। मैं पवेलियन को बार बार ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि असल में इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, लेकिन कोई मेरी बात का यकीन नहीं करता। वो सब मुझे पवेलियन का कोई सीक्रेट वेपन मानते हैं और जो भी नामुमकिन काम कोई और कातिल नहीं कर पाता, वो सीधा मेरे डेस्क पर आ जाता है। और ये सारा पागलपन उस दिन शुरू हुआ जब मैं एक पुराने जमाने के साम्राज्य में जागा, जहां जाने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी। इस शरीर में आने के बाद मैं एक कमजोर सा पढ़ा लिखा इंसान था जो हर साल एग्जाम्स में फेल हो जाता था। मेरे दोनों पेरेंट्स मर चुके थे और मैं बहुत गरीब था। जब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा तो मैंने एक रिस्क लिया और एक सबसे निचले दर्जे के नौसिखिए किलर के तौर पर एसेसिन संगठन नीदरवर्ल्ड पवेलियन को ज्वाइन कर लिया। मैं अभी भी इस शरीर की यादों को समझने की कोशिश ही कर रहा था कि कालकोठरी का भारी लोहे का दरवाजा खुल गया। स्लीक ब्लैक कॉम्बैट कपड़ों में एक औरत अंदर आई। टाइम खत्म हुआ। फाइनल सिलेक्शन अब शुरू होता है। वो पवेलियन की गोल्ड रैंक इंस्ट्रक्टर विलो है। उसके पीछे उसके आदमी एक लंबी मेज खींचते हुए लाते हैं। उसके ऊपर स्क्रोल्स की एक लाइन सलीके से रखी है। ये ब्रॉन्ज असैसिनेशन ऑर्डर्स हैं। हर स्क्रोल पर एक टारगेट का नाम लिखा है। एक नौसिखिए का काम एक स्क्रोल लेना और उस टारगेट को अपने हाथों से मारना है। हर टारगेट एक फर्स्ट रेट मास्टर है, बहुत ताकतवर और गार्ड से घिरा हुआ। जैसे ही वो ये बोलती है, कमरे में मौजूद हर नौसिखिया अपनी सांस रोक लेता है। ये कोई सिलेक्शन नहीं है, ये तो मौत की सजा है। यहाँ तक कि स्कारफेस भी, जो हमारे बीच सबसे ताकतवर फाइटर है, वो सिर्फ एक थर्ड रेट फाइटर है। उसे एक फर्स्ट रेट मास्टर के पीछे भेजना खुद मौत को बुलावा देना है। पहले कौन जा रहा है? विलो की ठंडी नजर पूरे कमरे में घूमती है। तहखाने में एकदम सन्नाटा छा जाता है। किसी की हिलने की हिम्मत नहीं होती। स्कारफेस के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगती हैं। वो खूंखार है, ये तो पक्का है, लेकिन वो बेवकूफ नहीं है। वो जानता है कि इस काम को लेने का मतलब मौत है और मेरी तो टांगे ही कांप रही हैं। मैं पूरी तरह से कांप रहा हूँ। बस उस मेज से जितना हो सके दूर जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं जितना ज्यादा डरता हूँ, मेरा शरीर उतना ही मेरे कंट्रोल से बाहर हो जाता है। मेरे घुटने जवाब दे जाते हैं और मैं पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल होकर आगे की तरफ गिर जाता हूँ। धड़, मैं सीधा उस लंबी मेज के सामने मुंह के बल गिरता हूँ। घबराकर मैं खुद को बचाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता हूँ और वो सीधा एक खुले हुए स्क्रोल पर जा लगता है। कमरे में एकदम सन्नाटा छा जाता है। सबकी नजरें मुझ पर टिक जाती हैं। स्कारफेस एक सेकंड के लिए रुक जाता है और फिर उसके चेहरे पर एक खौफनाक सी स्माइल आ जाती है। कितना बड़ा बेवकूफ है, अपनी ही कब्र खोद रहा है। ये लड़का तो गया काम से। इसने असल में बेयर किंग का कॉन्ट्रैक्ट उठा लिया है। ब्रूनो एक बहुत ही खूंखार रेपुटेशन वाला फर्स्ट रेट मास्टर है। उसका शरीर इतना ज्यादा ट्रेंड है कि तलवारें भी उसे मुश्किल से ही खरोंच पाती हैं। ये बच्चा उसे किस चीज से मारेगा? अपने दांतों से। हाँ, उनके ताने मेरे कानों में सुइयों की तरह चुभ रहे हैं। मेरा दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है। मैं शॉक में फ्रीज हो गया हूँ। मैं सिर्फ इसलिए गिरा क्योंकि मेरी टांगों ने जवाब दे दिया था। मेरा इस कॉन्ट्रैक्ट को लेने का कोई इरादा नहीं था। मैं कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलता हूँ, लेकिन जैसे ही मेरी नजर विलो की ठंडी आंखों से मिलती है, मेरी आवाज मेरे गले में ही घुटकर रह जाती है। सबको हैरान करते हुए विलो की आंखों में मेरे लिए कोई मजाक नहीं था, बल्कि उनमें कुछ चमक रहा था। उसके दिमाग में ये साफ था, जबकि बाकी सब डर से दुबक रहे थे, मैं इकलौता था जो आगे आया, बिना किसी झिझक के एक पक्की मौत वाले मिशन का सामना करने के लिए। किसी आम इंसान में इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। बढ़िया, कैसी हिम्मत? अंदर ही अंदर मैं पूरी तरह से टूट रहा हूँ। मैं बस रोने ही वाला हूँ। अब जब तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है तो ये तुम्हारा है। तुम्हारे पास 3 दिन है। अगर टारगेट नहीं मरता है तो तुम मरोगे। ठीक उसी वक्त मेरे दिमाग में एक मैकेनिकल आवाज गूंजती है। डिंग। प्लेयर एक मौत जैसी सिचुएशन में डिटेक्ट किया गया। एक्टिवेशन की शर्तें पूरी हो गई। एब्सोल्यूट लक सिस्टम अब ऑनलाइन है। नौसिखिया क्वेस्ट इश्यू कर दिया गया। ब्रॉन्ज असैसिनेशन ऑर्डर को पूरा करें। टारगेट बेयर किंग, फर्स्ट रेट मास्टर। टाइम लिमिट 72 घंटे। इनाम एक रूकी रिवॉर्ड पैक। फेल होने पर सजा मौत। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, काले कपड़ों में 2 आदमी मुझे बाहों से पकड़कर तहखाने से बाहर खींच ले जाते हैं। रात की ठंडी हवा मुझे छूती है और मैं कांप उठता हूँ। फाइनली मुझे थोड़ा होश आता है। मैं अपने हाथ में उस बिना धार वाले ब्लेड को पकड़ता हूँ, स्क्रोल पर लिखे उन शब्दों को घूरते हुए। बेयर किंग। मैं रोना चाहता हूँ, लेकिन मेरे आंसू नहीं निकल रहे हैं। ये सो कॉल्ड लक सिस्टम अभी अभी कहीं से भी आ गया और मुझे इसमें उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही है। 72 घंटे का काउंटडाउन ऑफिशियली शुरू हो चुका है। अगर मैं 3 दिन में बेयर किंग को नहीं मार पाया तो मेरी मौत पक्की है। मैं तो बस एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ जो ठीक से एक ब्लेड भी नहीं पकड़ सकता। मैं किसी ऐसे फर्स्ट रेट मास्टर को कैसे मार सकता हूँ जिसे तलवारें भी नहीं काट सकती? मैं निराशा में अपने उस ब्लेड को पकड़े हुए लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ता हूँ, जैसे मेरी पूरी जिंदगी का काउंटडाउन शुरू हो गया हो। शिंगा सिटी का यूआई टैवर्न शहर की सबसे चहल पहल वाली जगह है, जहाँ हर तरह के लोग आते हैं। एक बर्तन चाय प्लीज। अभी लाया सर। मैं फर्स्ट फ्लोर के सबसे अंधेरे कोने में दुबक कर बैठा हूँ। मेरे सामने रखी चाय आधे घंटे से वैसी की वैसी पड़ी है। ऐसा नहीं है कि मैं इसे पीना नहीं चाहता, बस मुझे कप उठाने की हिम्मत नहीं हो रही है। मेरे हाथ बहुत बुरी तरह कांप रहे हैं। चाय छलक रही है और ज्यादातर नीचे गिर रही है। मैं पिछले 2 दिनों से इस जगह पर नजर रखे हुए हूँ जब मुझे पता चला कि टारगेट शिंगा सिटी में है। बेयर किंग का असली नाम सांगबाओ है। वो शिंगा सिटी का लोकल गुंडा है और वो रोज दोपहर को इसी टैवर्न में खाना खाता है। मेरी ये सो कॉल्ड जासूसी असल में बस एक कोने में छिपकर
चुपके से उसे देखना भर है, लेकिन मैं जितना ज्यादा उसे देखता हूँ मेरी उम्मीद उतनी ही कम होती जाती है। सांग बाओ लोहे के टॉवर जैसा दिखता है, उसकी बाहें मेरी जांघों से भी ज्यादा चौड़ी हैं। मैंने अपनी आंखों से किसी को उसे गुस्सा दिलाते हुए देखा है। उसके एक थप्पड़ ने उस आदमी को हवा में उड़ाकर दीवार पर दे मारा था। वो आदमी मौके पर ही बुरी तरह से मारा गया। मेरे पास उसे मारने का कोई चांस नहीं है। मेरा बिना धार का ब्लेड उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और एक अच्छी तलवार भी उसे खरोंच तक नहीं पाएगी। सिस्टम के काउंटडाउन में 10 घंटे से भी कम बचे हैं। अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो सिस्टम मुझे मिटा देगा किसी भी तरह। मेरी मौत पक्की है, इसलिए मैं अपने दांत पीसता हूँ, अंदर जाने और लड़ने के लिए तैयार होता हूँ, ये उम्मीद करते हुए कि ज्यादा से ज्यादा मैं उसे भी अपने साथ ले डूबूंगा। लेकिन मेरे अंदर का डर मेरे हाथों और पैरों को और भी ज्यादा कंपा रहा है। मैं एक गहरी सांस लेता हूँ, चाय पीकर अपनी घबराहट को शांत करने की कोशिश करता हूँ। मेरे हाथ झटके खाते हैं और पूरा कप फर्श पर गिर जाता है। वो मेरी पैंट के किनारों को भिगो देता है। मैं अपनी ही खराब किस्मत को कोसता हूँ और वेटर के आकर उसे साफ करने का इंतजार करने लगता हूँ। ठीक उसी वक्त टैवर्न के दरवाजे पर जोर जोर से घमंडी आवाजें गूंजने लगती हैं। एक भारी टॉवर जैसी फिगर अंदर घुसती है। ये सांग बाओ है, खुद बेयर किंग। वो आज बहुत अच्छे मूड में है। उसका चेहरा खुशी से लाल है क्योंकि वो अपने गुंडों के साथ अंदर घुसता है, अच्छी शराब और खूबसूरत औरतों की डिमांड करता है। बेयर किंग आ गए हैं, सब लोग रास्ते से हट जाओ। मेरा दिल मेरे गले में आ जाता है, मेरे अंदर डर भर जाता है। मेरी उसके आसपास कहीं भी जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। वो गार्ड से घिरा हुआ है और मैं उसके पास पहुंचने से पहले ही मारा जाऊंगा। मैं डर के मारे सिकुड़ जाता हूँ, सोचता हूँ कि काश मैं बस मेज के नीचे रेंग कर छिप सकूं। टैवर्न के सेकंड फ्लोर पर विलो खिड़की के पास बैठी है। उसकी नजरें नीचे हो रही हर चीज पर टिकी हैं। वो यहाँ सेक्ट लीडर के ऑर्डर पर आई है, इस मिस्टीरियस नौसिखिए पर नजर रखने के लिए जिसने पक्की मौत वाला मिशन एक्सेप्ट करने की हिम्मत दिखाई। लेकिन लगातार 2 दिनों तक देखने के बाद मैंने यहाँ बैठकर चाय पर कांपने के अलावा और कुछ नहीं किया है, बिना कोई भी कदम उठाए। विलो को निराशा होने लगती है। वो सोचती है कि क्या मैं सच में बस एक बेवकूफ हूँ। फिर अगले ही पल उसकी पुतलियां सिकुड़ जाती हैं। वो फर्श पर गिरी हुई चाय को ध्यान से देखती है। वो जगह सांग बाओ के रोज के रास्ते पर है। वो ऊपर अपनी रोज वाली सीट पर जाने के लिए हमेशा वहीं से गुजरता है। विलो हैरान रह जाती है। अब उसे यकीन हो गया है कि मैं बहुत चालाकी से हिसाब लगा रहा था और वो 2 दिनों तक खाली बैठना असल में मेरी उसके हर एक आदत को समझने की चाल थी। कोई ब्लेड नहीं, कोई तलवार नहीं, सिर्फ गिरी हुई चाय के एक कप से मैंने एक बहुत ही शानदार जानलेवा जाल बिछा दिया है। विलो अपनी सांस रोक लेती है। उसकी नजरें नीचे फर्श पर टिकी हैं। 1 सेकंड के लिए भी नजर हटाने की हिम्मत नहीं कर रही है। नीचे सांग बाओ गालियां बकता है और बड़बड़ाता है। कस्टमर्स को अपने रास्ते से हटाते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है। उसने अभी अभी किसी से हफ्ता वसूला है और वो बहुत ही शानदार मूड में है। अपने पैरों के नीचे के उस पानी से पूरी तरह से अनजान है। उसका पैर फिसलता है, उसका बैलेंस बिगड़ता है और उसका 300 पाउंड का भारी शरीर आगे की तरफ गिर जाता है। बैंग! उसका सिर सीधा उसके बगल वाली मेज से टकराता है जहां एक खौलता हुआ चिल्ली ऑनल हॉट पॉट रखा है। वो पॉट पलट जाता है और खौलता हुआ तेल उसके ऊपर गिर जाता है। सांग बाओ बहुत ही भयानक तरीके से चीखता है, यहाँ तक कि एक फर्स्ट रेट मास्टर का लोहे का शरीर भी आंखों में खौलते हुए तेल के आगे कुछ नहीं है। उस दर्द से वो पूरे फर्श पर तड़पने लगता है। लेकिन असली तबाही तो अभी शुरू ही हुई है। पास में खड़ा एक शराबी कस्टमर जो कड़क शराब का एक जार पकड़े हुए है, वो उससे टकराकर गिर जाता है। वो जार टूट जाता है और सांग बाओ सिर से पैर तक शराब में भीग जाता है। जैसे ही वो तड़पता है, वो कोने में रखे एक अगरबत्ती के बर्तन को गिरा देता है। अंगारे और राख हवा में उड़ते हैं और एक चिंगारी सीधा उसके शराब में भीगे शरीर पर जा गिरती है। आग तुरंत भड़क उठती है, उसे एक जिंदा मशाल में बदल देती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ! वो चीखता है और घबराहट में इधर उधर लड़खड़ाता है। खिड़की की तरफ भागता है, आग बुझाने के लिए नदी में कूदने की कोशिश करता है। टैवर्न में मौजूद हर गेस्ट शौक में सुन्न हो जाता है। पूरी जगह पर अफरा तफरी मच जाती है। मैं भी सुन्न हो गया हूँ, अविश्वास में घूर रहा हूँ। जो मेरे सामने हो रहा है उस पर यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। वो जलता हुआ आदमी खिड़की से टकराता है और 2nd फ्लोर से सीधा नीचे गिर जाता है। नीचे कैंडी बेचने वाला एक वेंडर इत्तेफाक से वहां से गुजर रहा है। उसका स्ट्रॉ डिस्प्ले नुकीली लकड़ी की तीलियों से भरा हुआ है। पूरी सड़क पर एकदम सन्नाटा छा जाता है। वो तीलियां सीधे उसकी गर्दन के आर पार हो जाती हैं। आग बुझने से पहले ही उसके शरीर से जान जा चुकी है। कोई भगवान भी उसे नहीं बचा सकता था। टैवर्न के अंदर और बाहर एकदम सन्नाटा है। हर कोई सुन्न खड़ा है, उनके जबड़े खुले के खुले हैं, इस अजीबोगरीब नजारे को घूर रहे हैं। अंधेरे से देखती हुई विलो अपनी तलवार की मूठ को कसकर पकड़ लेती है। उसकी उंगलियां सफेद हो जाती हैं। उसके पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ जाती है। उसे यकीन है कि यह स्वर्ग, पृथ्वी और इंसान का एक परफेक्ट तालमेल है। ये कोई आम मर्डर नहीं है, ये एक ऐसी मौत है जो स्वर्ग और पृथ्वी की पावर के जरिए कॉज और इफेक्ट से की गई है। एक ऐसी मौत जिसका कोई रूप नहीं है, तलवार की कोई चमक नहीं है, उसके हाथों पर खून की एक भी बूंद नहीं है, अंदरूनी ताकत का कोई नामो निशान नहीं है। यह सबसे ऊंचा मुकाम है जहां एक एसेसिन पहुंच सकता है। वो मुझे कांपते हुए देखती है जहां मैं बैठा हूं और उसे लगता है कि ये किसी बहुत बड़े मास्टर की थकान है जो एक बहुत बड़ी प्लानिंग के बाद फील हो रही है। विलो अंदर तक हिल गई है। अब उसे पक्का यकीन हो गया है कि मैं एक बहुत ही खतरनाक और पावरफुल मास्टर हूं। असली मैं तो बस कोने में दुबका हुआ हूं और सिर्फ डर से भरा हुआ हूं। मैंने तो बस 1 कप चाय गिराई थी। इन सब में असल में मेरा कोई हाथ नहीं है। कांपते हुए मैं पवेलियन के ठिकाने पर वापस जाता हूं। हर कोई मुझे ऐसे घूरता है जैसे मैं कोई दानव हूं।
बेयर किंग की वो अजीबोगरीब मौत पहले ही एक लेजेंड बन चुकी है। एक फर्स्ट रेट मास्टर जिसे तलवारें छू तक नहीं सकती थीं, वो चाय, एक हॉट पॉट, शराब, एक अगरबत्ती के बर्तन और एक कैंडी की तीली से मारा गया। ये बात यकीन करने से भी परे है, और फिर भी ये सच में हुआ है, और मैं ही वो हूँ जिसने ये सब शुरू किया। एक कमजोर इंसान जो ठीक से चल भी नहीं सकता, एक गुस्से वाली दहाड़ सन्नाटे को तोड़ती है। स्कारफेस का चेहरा जलन से मुड़ जाता है। वो असलियत को मानने से इनकार कर रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं। वो एक जीरो इनर एनर्जी वाला आम आदमी है। वो एक फर्स्ट रेट मास्टर को कैसे मार सकता है? उसने पक्का चीटिंग की होगी, मदद ली होगी, या जहर का यूज किया होगा। वो बहुत गुस्से में है, इस बात को हजम नहीं कर पा रहा है कि जिस लूजर को उसने हमेशा नीचा दिखाया है, उसने अभी अभी एक ऐसा काम कर दिया है जिसे छूने की वो खुद कभी हिम्मत नहीं करेगा। मैं इसे मानने से इनकार करता हूँ। पवेलियन का नियम साफ है, कोई भी जो किसी मौत को चैलेंज करता है वो एक डेथ वारंट साइन कर सकता है और सच के लिए मुकाबला कर सकता है। मैं उसे एक मुकाबले के लिए चैलेंज करता हूँ। मुकाबला शब्द सुनते ही मेरी रूह कांप जाती है। मैं पागलों की तरह अपने हाथ हिलाता हूँ, मना करने की कोशिश करता हूँ। मैं बस हार मानना चाहता हूँ, पीछे हटना चाहता हूँ और इस पागल आदमी से दूर जाना चाहता हूँ। मैं अपने आप ही पीछे हटता हूँ। मेरे पैर लड़खड़ाते हैं और मेरा बैलेंस बिगड़ जाता है। जैसे ही मैं पीछे लड़खड़ाता हूँ, मेरे जूते की नोक जमीन पर एक छोटे से पत्थर से टकराती है। वो पत्थर एक इम्पॉसिबल एंगल पर उड़ता है और छज्जे के नीचे एक ततैया के छत्ते से जा टकराता है। वो बड़ा सा छत्ता नीचे गिर जाता है और सैकड़ों गुस्से में ततैया बाहर आ जाती है। स्कारफेस अभी भी अपनी अकड़ में है, उसका सिर पीछे की तरफ झुका है। ऊपर मौजूद उस जानलेवा खतरे से पूरी तरह से अनजान है। वो गुस्से में भरा झुंड उसके ऊपर एक काले तूफानी बादल की तरह टूट पड़ता है। ये क्या है? उसके चेहरे पर एक खुजली सी महसूस होती है। वो बिना सोचे समझे उस पर हाथ मारता है और उन ततैयों को पूरी तरह से गुस्सा दिला देता है। एक खून जमा देने वाली चीख पूरे आंगन में गूंज उठती है। स्कारफेस ततैयों के एक घूमते हुए बादल में निगल लिया जाता है और उसके पास भागने की कोई जगह नहीं बचती। वो पागलों की तरह अपने हाथ पैर मारता है, जिससे उसे और भी ज्यादा डंक लगते हैं। एक थर्ड रेट फाइटर की अंदरूनी ताकत एक ऐसे झुंड के आगे कुछ नहीं है जो हर एक खाली जगह को ढूंढ लेता है। 3 सांसों के अंदर ही स्कारफेस जमीन पर गिर जाता है। उसका पूरा शरीर सूज जाता है। उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। खुली स्किन के हर एक इंच पर डंक लगे हैं। उसके शरीर से जान निकल चुकी है। वो मौके पर ही मर जाता है। आंगन में फिर से एकदम सन्नाटा छा जाता है। हर कोई वहां हैरान खड़ा है। उनकी नजरें उस लाश और मेरे बीच घूम रही हैं। शायद बेयर किंग को मारना सिर्फ किस्मत थी, लेकिन ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। एक कदम पीछे लेना, एक उछाला हुआ पत्थर और ततैयों का एक झुंड उस आदमी को मिटा देता है जिसने उसे चैलेंज किया था। इस तरह की ताकत खौफनाक है। पूरी भीड़ एक साथ अपनी सांस रोक लेती है। उनके दिल डर और खौफ से भर जाते हैं। ब्रांच मास्टर अंदर के हॉल से बाहर आते हैं। ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखकर उनकी आंखें शौक से फटी की फटी रह जाती हैं। एक ट्रिगर के तौर पर एक पत्थर, एक हथियार के तौर पर हवा। बिना खून बहाए मारने का क्या शानदार तरीका है। शुचान का टैलेंट किसी भी तुलना से परे है। उसका दिमाग किसी भी शैतान से ज्यादा तेज है। अभी से उसे गोल्ड रैंक किलर पर प्रमोट किया जाता है, एक ब्रांच एल्डर के बराबर की रैंक पर। पूरे कमरे में खुशी की लहर दौड़ जाती है। एक नौसिखिए का सीधा गोल्ड रैंक पर जाना, पवेलियन के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं पूरी तरह से सुन्न हो गया हूँ। मेरा दिमाग पूरी तरह से धुंधला है, पूरी तरह से खोया हुआ। मैं तो बस फिसल गया था और एक पत्थर को किक मार दी थी। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि हर कोई इसका इतना बड़ा मतलब क्यों निकाल रहा है। विलो, आज से तुम्हें रूकी ट्रेनिंग ड्यूटी से फ्री किया जाता है। चियान के साथ उसकी पर्सनल दासी बनकर रहो। उसकी हर एक जरूरत का ध्यान रखो। विलो का दिल बैठ जाता है। वो एक पल के लिए सोचती है कि उसे सजा दी जा रही है, लेकिन ब्रांच मास्टर के ऑर्डर से वो अपनी जगह पर सुन्न रह जाती है। एक गोल्ड रैंक इंस्ट्रक्टर को एक नौसिखिए की दासी बना दिया गया। ये देखने में एक बेइज्जती लगता है, लेकिन ये असल में जिंदगी भर का एक मौका है। वो ब्रांच मास्टर का असली मतलब समझ जाती है। वो उसे एक मौत के देवता को फॉलो करने दे रहे हैं, इस कला के सबसे टॉप पर मौजूद एक मास्टर से सीखने के लिए। समझ गई। वो अपना सिर झुकाती है। उसकी आवाज में एक्साइटमेंट का एक हल्का सा, मुश्किल से नोटिस होने वाला कंपन है। मैं पूरी तरह से हैरान हूँ, अंदर से टूट रहा हूँ। बस वहां से भाग जाना चाहता हूँ। एक बर्फ जैसी ठंडी चुड़ैल मेरी दासी के तौर पर। उसकी एक नजर और मेरी टांगें पानी बन जाती हैं। हर रोज एक साथ। मैं ये सब नहीं झेल पाऊंगा। मैं मना करने के लिए अपना मुंह खोलता हूँ, लेकिन ब्रांच मास्टर पहले ही एक सिल्वर स्क्रोल लिए खड़े हैं। शुचान, तुम्हें अभी अभी प्रमोट किया गया है। यहाँ एक सिल्वर रैंक एलीट मिशन है जिसे पवेलियन में कोई और लेने की हिम्मत नहीं करता। अब ये तुम्हारा है। टारगेट अभी के मिनिस्टर ऑफ पर्सनल, फर्स्ट रैंक ऑफिशियल, मिनिस्टर वॉल्टर। क्या? मैं स्क्रोल को पकड़ता हूँ, विलो की तरफ देखता हूँ जो पहले ही मेरी दासी के रोल में ढल रही है, और घुटन की एक लहर मेरे ऊपर से गुजर जाती है। मैं इस तरह की जिंदगी कभी नहीं जी पाऊंगा। उस रात मुझे एक अच्छे से गेस्ट रूम में ठहरा दिया जाता है। विलो एक सेकंड के लिए भी मेरा साथ नहीं छोड़ती। हर चीज का बहुत ही बारीकी से ध्यान रखती है। बिस्तर लगाना, चाय डालना, पूरी तरह से वफादार, बिल्कुल एक परफेक्ट दासी की तरह। मैं ऐसे चुपचाप नहीं बैठ सकता जैसे मेरी पीठ में सुइयां चुभी हों। अपनी ही स्किन में पूरी तरह से अनकंफर्टेबल हूँ। रुयन, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं खुद अपना काम कर सकता हूँ। विलो कुछ नहीं कहती। वो चुपचाप मेरे नहाने का पानी तैयार करती है, फिर चुपचाप एक तरफ खड़ी हो जाती है, इंतजार करती है। मेरा चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। मैंने पहले कभी किसी औरत को अपने इतने करीब से इंतजार करते हुए नहीं देखा है।
उस औरत की तो बात ही छोड़ो जो बिना पलक झपकाए मार देती है। मैं धीरे धीरे अपना बाहरी चोगा उतारता हूँ। मेरा शरीर पीला और पतला है, मसल्स का कोई नामो निशान नहीं है। एक कमजोर स्कॉलर की टिपिकल बनावट, एक पूरी तरह से आम आदमी जिसका कोई मार्शल आर्ट्स का बेस नहीं है। विलो का दिमाग ब्लैंक हो जाता है, उसकी पूरी सोच हिल जाती है। कैसे एक आम आदमी जिसके पास कोई अंदरूनी ताकत नहीं है वो एक फर्स्ट रेट मास्टर को मार सकता है और ततैयों के एक झुंड के साथ एक थर्ड रेट फाइटर का सफाया कर सकता है। ये मार्शल आर्ट्स के हर नियम को तोड़ता है। इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। उसके दिमाग में एक चौंकाने वाला ख्याल आता है और ये उसके पूरे शरीर में एक सिहरन पैदा कर देता है। मार्शल आर्ट्स के सबसे पीक पर एक मास्टर संत बन जाता है। उस लेवल पर किसी को अंदरूनी ताकत की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। हर एक इशारा कुदरत के नियम के साथ अपने आप जुड़ जाता है। एक छोटी सी हरकत स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकती है। इस मुकाम का एक नाम है सादगी में वापसी। वो फाइनली समझ जाती है उसके पास अंदरूनी ताकत की कमी नहीं है। वो तो इससे बहुत आगे निकल चुका है। गिरी हुई चाय का एक कप मौत का जाल बिछा देता है। एक छोटा सा पत्थर एक बहुत ही खतरनाक दुश्मन का सफाया कर देता है। दोनों ही स्वर्ग की ताकत है। उसका हर एक डाउट फाइनली दूर हो जाता है। विलो मेरी पीठ की तरफ देखती है। उसकी आंखों में पागलों वाली भक्ति भरी है। पहले उसे लगता था कि दासी बनना उसके टैलेंट की बर्बादी है। अब वो समझ गई है ये एक ऐसा चांस है जो जिंदगी में एक बार मिलता है, एक ऐसे सुप्रीम मास्टर के पीछे चलने का जिसने सादगी में वापसी हासिल कर ली है। उसके लिए चाय डालना भी 3 जन्मों का आशीर्वाद है। विलो पूरी तरह से फिदा हो चुकी है। वो अपना सिर नीचे झुकाती है। उसकी आवाज पानी की तरह कोमल हो जाती है। ये अचानक आई नरमी मेरे अंदर एक सिहरन पैदा कर देती है। मैं पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हूँ। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि उसने अपने दिमाग में कौन सी बेतुकी फैंटेसी पका ली है। अगली सुबह मैं एक बुरे सपने से हाँफते हुए उठता हूँ, ठंडे पसीने में भीगा हुआ। सपने में मैं अपने बिना धार वाले ब्लेड को पकड़े हुए था। मिनिस्टर ऑफ पर्सनल को मारने के लिए छुप कर जा रहा था, लेकिन भारी भरकम गार्ड्स के एक झुंड ने मुझे पकड़ लिया और जमीन पर घसीटते हुए ले गए। आखिर में मिनिस्टर ने खुद मुझे 1000 टुकड़ों में काटने का ऑर्डर दिया। मैं सीधा बैठ जाता हूँ, पसीने में भीगा हुआ। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है। जिस पल मैं अपनी आंखें खोलता हूँ मैं एक ठंडा खूबसूरत चेहरा अपने चेहरे के ठीक सामने मंडराता हुआ पाता हूँ, मुश्किल से 1 इंच की दूरी पर। मैं डर कर चिल्लाता हूँ और सीधा बिस्तर से उछल पड़ता हूँ। तुम क्या कर रही हो? मैं विलो की तरफ इशारा करता हूँ। मेरी आवाज कांप रही है। विलो चुपचाप अपनी नजरें पीछे हटा लेती है। उसके हाथों में एक तांबे का बर्तन है जिसके अंदर से भाप निकल रही है। यंग मास्टर, मुंह हाथ धोने का टाइम हो गया है। उसकी आवाज पहले की तरह ही सपाट है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ है, एक हल्का सा मुश्किल से नोटिस होने वाला शक का निशान। मुझे फाइनली समझ आता है वो अब मेरी पर्सनल दासी है। मैं बिस्तर से नीचे उतरता हूँ, तौलिया पकड़ता हूँ और उसे अपने चेहरे पर बुरी तरह से रगड़ता हूँ और सोचता हूँ कि मुंह धोने के लिए इतना काफी है। विलो मेरी इस घबराहट को चुपचाप देखती है। यंग मास्टर के पास सच में बहुत कमाल का सेल्फ कंट्रोल है। कल रात 2 आदमियों को मारने के बाद वो उठते हैं तो गुस्से का कोई नामो निशान नहीं, मारने के इरादे का कोई हल्का सा इशारा भी नहीं। अपने खुद के वजूद पर इस तरह की परफेक्ट मास्टरी मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं सुना। अभी उनका वो चिल्लाना सिर्फ एक डर लग रहा था, लेकिन ये पक्का कोई अनोखी सांस लेने की टेक्निक होगी। शरीर की छुपी हुई ताकत को जगाने के लिए झटके का इस्तेमाल करते हुए। ट्रेनिंग का क्या गहरा तरीका है। अगर मुझे पता होता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है तो शायद मैं वहीं घुटनों के बल गिर जाता। रुयन, मैं कसम खाता हूं कि तुमने बस मुझे डरा दिया था। बात सिर्फ इतनी है। विलो बिस्तर को ठीक करती है और एक ऐसे टोन में पूछती है जो लगभग कैजुअल लगता है। यंग मास्टर, इस अगले मिशन के बारे में मिनिस्टर वॉल्टर क्या प्लान है? वो उम्मीद कर रही है कि मेरे मुंह से निकले किसी एक शब्द से भी वो मारने की कला का कोई गहरा राज जान लेगी। मेरे दिमाग में मैं चिल्ला रहा हूँ, लेकिन मेरी ये सब जोर से कहने की हिम्मत नहीं हो रही है। मैं अब तक कातिलों की इस भीड़ के सामने ये समझ चुका हूँ। तुम जितना ज्यादा समझाने की कोशिश करोगे उनकी कल्पना उतनी ही जंगली होती जाएगी। सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी यही है कि रहस्यमय दिखो और कम से कम बोलो। इसलिए मैं एक टीवी ड्रामा के एक समझदार बूढ़े मास्टर की अपनी बेस्ट एक्टिंग करता हूँ। खिड़की के पास जाता हूँ। मेरे हाथ मेरी पीठ के पीछे हैं। मेरी नजरें आसमान की तरफ 45 डिग्री झुकी हैं और एक हल्की सी आह भरता हूँ। वो आह लंबी और भारी है, एक असली दिल से निकली हुई निराशा की आह। लेकिन विलो के कानों में ये 7वें आसमान से नीचे आते हुए किसी चीज जैसा साउंड करता है जिसका मतलब बहुत गहरा है। विलो का दिल जोरों से धड़कता है। पवेलियन के अंदर एक कहानी मशहूर है, जब एक किलर किसी टारगेट को खत्म करने का पूरा पक्का इरादा कर लेता है और उसने पहले ही उसकी मौत का सही समय देख लिया होता है तो वो एक लंबी आह भरता है। ये एक ऐसी जिंदगी के लिए आह है जो खत्म होने वाली है, एक मौत की सजा का पहला सुर। यंग मास्टर ने पहले ही मिनिस्टर की मौत का सही वक्त देख लिया है और इस काम को लिए हुए अभी एक ही रात हुई है। यंग मास्टर, विलो की आवाज थोड़ी कांपती है। मिनिस्टर वॉल्टर एक फर्स्ट रैंक कोर्ट ऑफिशियल है। उनके घर पर बहुत भारी पहरा रहता है। अफवाह है कि वो अपने पास 2nd रेट के पीक पर मौजूद 2 मास्टर्स रखते हैं। एक आम एसेसिन तो दीवार पर चढ़ भी नहीं सकता। अंदर जाने की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो मुझे चेतावनी देने की कोशिश कर रही है। ये टारगेट बहुत मुश्किल है। ये सुनकर मेरा दिल और भी डूब जाता है। बहुत बढ़िया, ना सिर्फ वो जगह एक किला है बल्कि उसे गार्ड करने वाले 2 पीक 2nd रेट मास्टर्स भी हैं। मैं इसे कैसे कर पाऊंगा? मैं इतना टेंशन में हूँ कि मैं अपने आप अपना हाथ ऊपर करता हूँ और अपना माथा मलता हूँ। एक ऐसी आदत
जो मैंने अपनी पिछली जिंदगी में सीखी थी, जब पेपर्स लिखने से मेरे बाल झड़ने लगे थे। लेकिन इस सबसे आम हरकत को विलो की आंखों से देखा जाए तो इसका एक अलग ही मतलब निकल कर आता है। जहां तक उसकी बात है, मिनिस्टर वॉल्टर पहले से ही एक मरा हुआ आदमी है। विलो मेरी पतली झुकी हुई पीठ को देखती है, उसकी आंखों में मेरे लिए इज्जत बस छलकने ही वाली है। वो एक गहरी सांस लेती है और मेरी पीठ की तरफ बहुत ज्यादा झुकती है। यंग मास्टर, आपको खुद को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह की भागदौड़ जासूसी करने के लिए अंदर जाना मुझे सौंप दीजिए। आप बस यहाँ आराम से बैठें और सही समय का इंतजार करें। इससे पहले कि मैं कोई जवाब दे पाऊं, वो पहले से ही गायब हो चुकी है। एक भूत की तरह कमरे से ओझल हो जाती है। मैं रोना चाहता हूँ लेकिन कुछ बाहर नहीं आता। मैं कसम खाता हूँ कि मेरा दिमाग और यहाँ मौजूद हर किसी का दिमाग एक ही लाइन पर काम नहीं कर रहा है। कमरे में अकेला मैं बेचैन होता हूँ और ऐसा लगता है जैसे मैं जन्मों से इंतजार कर रहा हूँ। विलो अभी तक वापस नहीं आई है। मेरे पेट में चूहे कूदने लगते हैं। मैं हिम्मत जुटाता हूँ और कमरे से बाहर निकलता हूँ, कुछ खाने की उम्मीद में। जिस पल मैं बाहर कदम रखता हूँ, मैं पाता हूँ कि आंगन लोगों से भरा हुआ है। ब्रांच के एसेसिन्स, हर एक, वो सब मुझे बहुत ही इज्जत और बड़ी बड़ी आंखों से घूरते हैं। जिस पल वो मुझे देखते हैं, हर कोई एक साथ अपना सिर झुकाता है और गहरी रिस्पेक्ट के साथ पुकारता है, प्रणाम महामहिम। मैं डरकर पीछे हट जाता हूँ, बहुत बुरी तरह से चौंक जाता हूँ और लगभग फिर से अपने घुटनों पर गिर जाता हूँ। हाय एवरीवन। मैं एक ऑकवर्ड छोटी सी वेव देता हूँ। एक तेज दिमाग वाला एसेसिन मेरे ठीक पास दौड़ कर आता है, बोलते हुए झुकता और सिर हिलाता है। माय लॉर्ड, क्या आप खाने के लिए तैयार हैं? ये पहले से ही तैयार है। आपको जो भी चाहिए माय लॉर्ड, बस एक शब्द कहिए, हम बिना सोचे अपनी जान दे देंगे। हाँ हाँ, आपकी सेवा करना माय लॉर्ड हमारे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। वही किलर्स जिन्होंने कल मुझे ताने मारे थे, आज तलवे चाटने वालों की तरह मेरे ऊपर गिर रहे हैं। ये पूरा नजारा मुझे पूरी तरह से बेचैन कर देता है। मैं जल्दी से कुछ खाता हूँ, उसका टेस्ट भी नहीं ले पाता, फिर वापस अपने कमरे में भाग जाता हूँ, जैसे मैं कोई चोरी करके भाग रहा हूँ। मैं अब समझ गया हूँ, इस मनहूस जगह में मेरी रेपुटेशन पूरी तरह से पक्की हो चुकी है। मौत का एक ऐसा मास्टर जिसे कोई समझ नहीं सकता। अब मैं जो भी कहूंगा उससे कुछ नहीं बदलेगा। मेरे पास इसे एंड तक झेलने के अलावा कोई चारा नहीं है। सिस्टम, सिस्टम, क्या तुम वहां हो? मैं अपने दिमाग में उसे चुपचाप पुकारता हूँ। प्लेयर, मैं यहाँ हूँ। ये मिशन, क्या मुझे टारगेट के 10 मील के अंदर होना पड़ेगा ताकि ये काउंट हो? सही कहा। करेक्ट। प्लेयर, आपको मिशन की टाइम लिमिट के अंदर टारगेट के 10 मील के दायरे में एंटर करना होगा, जहां कॉजलिटी का नियम काम करता है। तो अगर मैं नहीं जाता तो मिशन अपने आप फेल हो जाएगा। मिशन फेल होने का रिजल्ट प्लेयर की मौत होगा। मेरे अंदर की उम्मीद की छोटी सी चिंगारी तुरंत बुझ जाती है। दूसरे शब्दों में, मेरे पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। बिल्कुल सही कहा प्लेयर। मैं एक कुर्सी पर गिर जाता हूँ, अपनी जिंदगी से पूरी तरह तंग आ चुका हूँ। ये कैसा एब्सोल्यूट लक सिस्टम है? ये एक एब्सोल्यूट पनौती सिस्टम की तरह ज्यादा लगता है। ठीक उसी वक्त जब मैं अपनी जिंदगी को कोस रहा होता हूँ, खिड़की खड़खड़ाती है और विलो वापस अंदर आती है। उस पर खून की एक हल्की सी गंध है, हालांकि ये जल्दी ही गायब हो जाती है। यंग मास्टर, मैंने उस जगह की जासूसी कर ली है। मिस्टर वॉल्टर का घर बहुत ही सुरक्षित है, ठीक वैसा ही जैसा हमें डर था। मैं बाहरी हिस्से में घुस गई और सिर्फ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जुटाने के लिए मैंने 3 छुपे हुए पहरेदारों को मार गिराया। मेरा दिल लगभग रुक ही जाता है। रुयन, तुम अभी अभी गई और तुमने लोगों को मार दिया। मिनिस्टर वॉल्टर बहुत ज्यादा चौकन्ना है, एक चूहे जितना डरपोक। वो जो कुछ भी खाता है या पहनता है, वो दर्जनों चेकिंग से गुजरता है। वो हर समय अपने पास 3 नामी हकीम रखता है। थोड़ी सी भी परेशानी होने पर उन्हें तुरंत बुला लिया जाता है। वो कभी भी बाहर की दावतों में नहीं जाता और शायद ही कभी अपने घर से बाहर निकलता है। उसका सिर्फ एक ही काम है, अपने ही बैक गार्डन में जाना। विलो अपनी बात खत्म करती है, फिर मेरी तरफ देखती है, मेरे आदेश का इंतजार करती है। जहां तक उसकी बात है, ये जानकारी यंग मास्टर के बड़े प्लान के लिए बस एक और हिस्सा है। ये सब सुनकर मैं निराशा में और गहरा डूब जाता हूँ। बहुत बढ़िया, एक ऐसा इंसान जो घर में ही घुसा रहता है और बहुत ज्यादा शक्की है। उस जैसे आदमी के साथ कोई एक्सीडेंट भी नहीं होगा, क्योंकि वो मुश्किल से ही घर से बाहर निकलता है। मैं उसे एक्सीडेंटली कैसे मरने दूं? समझ गया। एक लंबे अजीब सन्नाटे के बाद मैं बस इतना ही कह पाता हूँ। जिस पल विलो ये शब्द सुनती है, उसकी आंखें तुरंत चमक उठती हैं। यंग मास्टर, हम कब निकलेंगे? मैं सिस्टम के पैनल पर काउंटडाउन पर नजर डालता हूँ। 40 घंटे से भी कम बचे हैं। अगर मैं टालता रहा तो मैं मर जाऊंगा और कोई रास्ता नहीं है। मुझे अपने दांत पीसने होंगे और कल इसे करना ही होगा। जी हाँ, विलो की आंखें लड़ने के जज्बे के साथ जल उठती हैं। वो अपनी आंखों से ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि यंग मास्टर इस खोल के अंदर छिपे हुए कोर्ट के अफसर को मिटाने के लिए कौन सा दुनिया हिला देने वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे। अगले दिन सुबह होने से पहले विलो मुझे सीधा बिस्तर से बाहर खींच लेती है। यंग मास्टर, जाने का टाइम हो गया है। मेरी आंखें धुंधली हैं, पूरी तरह से बर्बादी की तस्वीर। मैं सच में ये नहीं करना चाहता। मिनिस्टर ऑफ पर्सनल का घर, वो किस तरह की जगह है? पूरी राजधानी में पावर की सबसे बड़ी जगहों में से एक। सिक्योरिटी लगभग महल जितनी ही टाइट है। अगर मेरे जैसा कमजोर वहां जाता है और उसे एक असली एसेसिन समझकर मार दिया जाता है, तो वो सच में एक बेमतलब की मौत होगी। रियोन, क्या हमें सच में जाना होगा? मिनिस्टर वॉल्टर कभी अपने घर से बाहर भी नहीं निकलता, तो क्या फायदा है? यंग मास्टर, क्या आप मुझे टेस्ट कर रहे हैं? वो एक गहरी सांस लेती है। यंग मास्टर, आपने पक्का इसे पहले ही समझ लिया होगा। मारने की कला में 3 दर्जे होते हैं। सबसे नीचे है सीधे हमला करना, एक जानवर का तरीका। बीच का दर्जा है जहर और घात लगाना, जो सच्ची महारत से एक कदम नीचे है,
लेकिन जो रास्ता आपने चुना है वो सबसे ऊंची रणनीति है। कॉज और इफेक्ट के आम नियमों से बाहर एक प्लान बुनना। ऐसी स्कीम के साथ आपको कभी भी खुद को खतरे में डालने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ स्वर्ग, पृथ्वी और किस्मत के बहाव के साथ जुड़ने की जरूरत है और पूरी सिचुएशन आपके आसपास खुद ही सेट हो जाती है। मैं बस वहां आंखें झपकाता हुआ खड़ा रहता हूँ। ये औरत मुझसे भी ज्यादा अच्छी बातें करती है। ये स्वर्ग और पृथ्वी वाली बात जिसके बारे में वो बात कर रही है, क्या वो सिर्फ सिस्टम्स की एक्टिवेशन रेंज नहीं है? उसे उस बारे में कैसे पता? क्या उसके पास भी कोई सिस्टम है? नहीं, रुको, मैं विलो की आंखों में देखता हूँ जो पागलों वाली चमक से जल रही है और मुझे तुरंत समझ आ जाता है वो फिर से ख्याली पुलाव पका रही है। हमें घर में छिपकर जाने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ सही समय के लिए इसके आसपास इंतजार करने की जरूरत है। हमारा काम सिर्फ एक परफेक्ट जगह ढूंढना है। मुझे लगता है कि आपने पहले ही किसी ऐसे हिसाब से ये तय कर लिया होगा जिसे मैं शायद ही समझ पाऊं कि आज ही वो सही समय है जब ये होगा। मैं अपना मुंह खोलता हूं और कुछ भी बाहर नहीं आता। मुझे क्या कहना चाहिए? मैं उसे ये तो नहीं बता सकता कि मैंने कल सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि काउंटडाउन लगभग खत्म हो गया है और अगर मैं नहीं गया तो मैं मर जाऊंगा। क्या मैं बता सकता हूं? मैं अपना गला साफ करता हूं, अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे बांधता हूं और फिर से एक समझदार मास्टर वाला पोज बनाता हूं। जब तुम समझती हो तो बस यही मायने रखता है। मैं आपकी बातों को हमेशा याद रखूंगी यंग मास्टर। मैं इसे अपनी पूरी जान लगाकर करूंगी और आपको कभी निराश नहीं करूंगी। विलो अपनी मुट्ठी को अपनी हथेली पर दबाती है जो साफ तौर पर भावुक है और बस ऐसे ही हम दोनों निकल पड़ते हैं। ब्रांच हमारे लिए एक बहुत ही साधारण सी बग्घी भी अरेंज करती है। मैं उसके अंदर बैठता हूँ, ऐसा फील कर रहा हूँ जैसे कोई कैदी जिसे फांसी के मैदान की तरफ ले जाया जा रहा हो। मेरा दिल हर एक झटके के साथ जोरों से धड़क रहा है। विलो इस बीच मेरे सामने बैठी है, सीरियस चेहरे के साथ, आंखें बंद किए हुए, जैसे कि वो स्वर्ग और पृथ्वी की ताकतों पर ध्यान लगा रही हो। असल में वो अपने दिमाग में मेरे पिछले 2 हमलों को बार बार रिप्ले कर रही है। एक कप चाय, एक पत्थर, ऐसी आम चीजें। फिर भी यंग मास्टर के हाथों में वो खतरनाक हथियार बन जाती हैं। इस बार टारगेट मिनिस्टर वॉल्टर है, एक शेर जो अपने ही खोल के अंदर छिपा है। यंग मास्टर इस बार किस आम चीज को अपना हथियार बनाएंगे? अभी मैं इतना नर्वस हूँ कि मेरी हथेलियों में पसीना आ रहा है। बग्घी मिनिस्टर के घर से 2 गली दूर आकर रुकती है। हम और करीब नहीं जा सकते यंग मास्टर। आगे एक रिस्ट्रिक्टेड गली है जहाँ शाही गार्ड पहरा देते हैं। मैं बग्घी का पर्दा उठाता हूँ और बाहर झांकता हूँ। दूर एक बहुत ही शानदार हवेली खड़ी है। गेट पर हथियारों से लैस सैनिकों की 2 लाइनें खड़ी हैं। तीरंदाज उसकी ऊंची दीवारों पर आगे पीछे चल रहे हैं। ऐसे पहरे के साथ किसी इंसान की तो बात ही छोड़िए, एक मक्खी भी अंदर नहीं जा सकती। मैं विलो से फुसफुसाता हूँ, चलो बस पास में कोई जगह ढूंढते हैं और चुपचाप बैठते हैं। मैं अभी बस एक टी हाउस या एक सराय चाहता हूँ जहाँ छिप सकूं जब तक कि वो 10 मील की रेंज के अंदर हो। लेकिन विलो बस अपना सिर हिलाती है। वो बग्घी से नीचे कूदती है। उसकी तेज नजरें आस पास की जगहों को स्कैन कर रही हैं। यंग मास्टर मेरे पीछे आइए। इसके साथ वो मुझे एक संकरी गली में ले जाती है। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि क्या चल रहा है और मैं बस खुद को उसके साथ चलने के लिए फोर्स करता हूँ। यंग मास्टर यही वो जगह है। विलो एक सराय की छत की तरफ इशारा करती है। वहां ऊपर? क्यों? ये मीलों तक सबसे ऊंची जगह है। यहाँ का नजारा सबसे शानदार है। यहाँ ऊपर से हम मिनिस्टर की हवेली का पूरा बैक गार्डन अपने नीचे देख सकते हैं। मिनिस्टर वॉल्टर हर दोपहर उस गार्डन में बिताते हैं। यहाँ से हम साफ तौर पर उनकी हर हरकत को देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि वो एग्जैक्टली कहाँ रहते हैं। ये सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रुएन, तुम सच में उन्हें देखने को लेकर सीरियस हो? क्या हम बस कोई जगह ढूंढने नहीं वाले थे जहाँ छुपकर रह सके? लेकिन हम वहां ऊपर कैसे जाएंगे? मैं उस चिकनी दीवार की तरफ इशारा करता हूँ। ये सराय कम से कम 30 फीट ऊंची होगी और मुझे हवा में उड़ने जैसी कोई कला नहीं आती। विलो मेरी तरफ देखती है, कुछ नहीं कहती, बस मेरे सामने आती है, थोड़ा सा नीचे झुकती है और अपने मजबूत कंधे को थपथपाती है। इसका मतलब एकदम साफ है, वो मुझे अपनी पीठ पर उठाकर ऊपर ले जाना चाहती है। मेरा चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। एक बड़ा आदमी एक जवान औरत को अपनी पीठ पर उठाने दे रहा है। ये कैसा लगता है? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। यंग मास्टर, हमारे पास बर्बाद करने के लिए टाइम नहीं है। विलो की आवाज बहस के लिए कोई जगह नहीं छोड़ती। मेरे पास कोई चारा नहीं है। मैं बेमन से उसकी पीठ पर चढ़ जाता हूँ। उसका शरीर मुलायम है, उसमें से एक हल्की प्यारी सी खुशबू आ रही है और ये मेरे सीने में एक अजीब सी हलचल पैदा कर देती है। इससे पहले कि मैं इस पर ज्यादा सोच पाऊं, मुझे फील होता है कि मेरा पूरा शरीर हल्का हो गया है। मेरे उसकी पीठ पर होने के साथ विलो का पैर बमुश्किल दीवार को छूता है और हम दोनों एक बिना वजन वाले पत्ते की तरह ऊपर उड़ते हैं, शांत, बिना किसी मेहनत के, सीधे तीसरी मंजिल की छत पर। यह सब पलक झपकते ही हो जाता है, एक पहाड़ की तरह एकदम स्थिर। मैं छत के किनारे से नीचे झांकता हूँ और मेरी टांगे कांपने लगती हैं। ये बहुत ऊंचा है। विलो इस बीच पहले से ही काम पर लग चुकी है। वो अपने चोगे से एक छोटी सी दूरबीन निकालती है और मुझे देती है। मैं उसे कांपते हाथों से लेता हूँ। विलो की नकल करते हुए मैं छत की मुंडेर के पीछे सीधा लेट जाता हूँ। मिनिस्टर की हवेली की तरफ ध्यान से झांकता हूँ। दूरबीन के जरिए गार्डन बिल्कुल साफ दिखाई देता है। मंडप, पत्थरों की सजावट, बहता हुआ पानी, सब कुछ बहुत ही शानदार तरीके से सजाया गया है। यंग मास्टर, आपको क्या दिखाई दे रहा है? विलो मेरे बगल में फुसफुसाती है। उसकी आवाज में बहुत ज्यादा उत्सुकता है। वो जानना चाहती है कि मेरी सब कुछ देखने वाली आंखें इस शांत दिखने वाले गार्डन में क्या छिपा हुआ ढूंढ सकती हैं। ये सच में कितना खतरा छिपा रहा है? मुझे क्या दिखाई दे रहा है? मैं सच सच जवाब देता हूँ। बस फैंसी सरकारी कपड़ों में एक मोटा बूढ़ा आदमी जो नौकरानियों और नौकरों की भीड़ से घिरा हुआ है, गार्डन में एक पतंग उड़ा रहा है। इस पर विलो की नजरें तेज हो जाती हैं। एक पतंग उड़ाना एक हानि रहित खेल की तरह लगता है,
लेकिन असल में खुले गार्डन में वो किसी भी ऐसी जगह से दूर है जहां कोई कातिल छिप सकता है, जैसे पत्थरों की सजावट या इमारतें। और नौकरों के उसे चारों तरफ से घेरने के साथ वो एक इंसानी दीवार बनाते हैं। इन हालात में जमीन से किया गया कोई भी हमला कभी कामयाब नहीं हो सकता। मैं पूरे गार्डन को स्कैन करता हूँ और मुझे कहीं भी खतरे का कोई नामो निशान दिखाई नहीं देता। मौसम सुहावना है, सूरज निकला है, पक्षी गा रहे हैं, फूल खिल रहे हैं। उस मोटे बूढ़े पतंगबाज के आंखों को चुभने के अलावा सब कुछ बिल्कुल शांत है। आज हवा काफी तेज है। बस मैं इतना ही सोच पाता हूँ। कुछ कहने के लिए अपने दिमाग पर जोर डालने के बाद आज सच में एक अच्छी हवा चल रही है जो छत की टाइलों के बीच से सीटी बजा रही है। लेकिन वो एक लाइन विलो को बिजली के झटके की तरह लगती है। हवा? हाँ बिल्कुल, ये हवा है। मैंने इसे कैसे नहीं देखा। विलो ऐसे देखती है जैसे उसे अभी अभी कोई ज्ञान मिल गया हो। मिनिस्टर वॉल्टर को लगता है कि वो खुले में पूरी तरह से महफूज है। उसने उस एक चीज को नजरअंदाज कर दिया है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, स्वर्ग और पृथ्वी का बहाव। हवा सीधे आसमान से आने वाली एक अनदेखी ताकत है। यंग मास्टर ने पहले ही पूरा खेल देख लिया है। वो खुद को कभी भी दुनियादारी के छोटे प्लान्स तक सीमित नहीं रखते। एकदम शुरुआत से ही उनकी नजरें स्वर्ग और पृथ्वी के पैटर्न पर ही टिकी थीं। वो दुनिया की कभी ना खत्म होने वाली हवाओं का इस्तेमाल करके एक ऐसा जाल बिछाना चाहते हैं जिसका कोई कभी अंदाजा नहीं लगा सकता। मैं अब समझ गई, आपका मतलब हवा का इस्तेमाल करना है। अचानक हम दोनों को नीचे एक शोर शराबा सुनाई देता है। रुको रुको, वहां कौन है? उधर एक संदिग्ध इंसान, उसे पकड़ो। मेरा दिल उछल पड़ता है। मैं छत के किनारे से नीचे झांकने के लिए झुकता हूँ और देखता हूँ कि किसी वक्त सराय के नीचे कुछ संदिग्ध लोग आ गए हैं। शाही गार्ड्स की एक टुकड़ी उनका पीछा कर रही है। उन्हें पकड़ो। ओ नो, गार्ड हमें उनके साथी नहीं समझ लेंगे क्या? वो समझेंगे। घबराकर मैं अपना सिर वापस खींचने के लिए जाता हूँ, तभी मेरा पैर अचानक फिसल जाता है। सालों से ध्यान ना देने की वजह से छत की टाइलें घिस चुकी हैं। वो शुरू से ही इतनी सुरक्षित नहीं थी। अपनी घबराहट में मैं बहुत ज्यादा जोर लगा देता हूँ और मेरे पैर के नीचे एक टाइल टूट जाती है। क्रैश! मैं अपना बैलेंस पूरी तरह से खो देता हूँ और छत से सीधा नीचे फिसल जाता हूँ। एक खून जमा देने वाली चीख आसमान को चीर देती है। यंग मास्टर! विलो चिल्लाती है और बिना कुछ सोचे वो मेरे पीछे कूद जाती है। वो मुझे पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है, लेकिन मैं बहुत तेजी से गिर रहा हूँ। वो सिर्फ मेरे चोगे के किनारे को ही पकड़ पाती है। रे! कपड़ा फटने की आवाज। विलो के हाथ में सिर्फ फटे हुए कपड़े का एक टुकड़ा बचता है, जबकि मैं एक भारी पत्थर की तरह सीधा नीचे गली की तरफ गिर जाता हूँ। मैं अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता हूँ। पूरी तरह से हार मान चुका हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी दूसरे कातिल के हाथों नहीं मारा जाऊंगा या सिस्टम मुझे नहीं मिटाएगा, बल्कि एक एक्सीडेंट से छत से गिरकर मरूंगा। मरने का क्या घटिया तरीका है। वो दर्द जिसके लिए मैं खुद को तैयार करता हूँ वो कभी नहीं आता। इसके बजाय मेरे नीचे जो कुछ भी है वो थोड़ा सा मुलायम और दबने वाला फील होता है। मैं सावधानी से एक आंख खोलता हूँ और खुद को एक इंसान के ऊपर पसरा हुआ पाता हूँ। वो काले कपड़ों में है, उसका चेहरा ढका हुआ है, उसकी आंखें पीछे की तरफ मुड़ गई हैं, मुंह से झाग निकल रहा है। साफ दिख रहा है कि वो मरने वाला है। मैं ठीक हूँ। मैं पलकें झपकाता हूँ, एक सेकंड के लिए सुन्न हूँ, फिर उसके ऊपर से उठकर खड़ा हो जाता हूँ। चारों तरफ देखने पर मैं देखता हूँ कि गली में उसी तरह के कपड़े पहने कई और लोग पड़े हैं और शाही गार्ड्स की एक टुकड़ी पास में खड़ी है। मुझे पूरी तरह से हैरानी से घूर रही है। गार्ड को लीड कर रहा कैप्टन जमीन पर सीधे पड़े उस आदमी को, जो मेरा लैंडिंग पैड है, से लेकर मुझे देखता है, जो आसमान से गिरने के बाद बिना किसी खरोंच के वहां खड़ा है। उसका जबड़ा इतना खुला है कि उसमें एक अंडा फिट हो जाए। क्या शानदार कला है गुड सर। हम चोरों के इस गैंग का पीछा कर रहे थे। हमने उन्हें उसी सेकंड खो दिया जब वो इस गली में घुसे। किसने सोचा होगा कि एक रहस्यमयी हीरो सीधा आसमान से टपकेगा और सिर्फ गिरकर ही उनके लीडर को पूरी तरह से बेहोश कर देगा। कैप्टन को यह सब बोलने में एक लंबा वक्त लगता है। इंसाफ, सीधा आसमान से गिर रहा है। मैं भी उतना ही हैरान हूँ। मैं जमीन पर पड़े उस बेचारे आदमी पर नजर डालता हूँ, फिर अपने हाथ पैर थपथपाकर चेक करता हूँ। मेरे कपड़ों में कुछ जगह फटने के अलावा मुझे एक खरोंच भी नहीं आई है। मैं बस फिसल कर गिर गया था, बस इतनी सी बात है। कैप्टन मुझे एक ऐसा लुक देता है जो कहता है कि उसे मेरी एक भी बात पर यकीन नहीं है। इतनी नम्रता दिखाने की कोई जरूरत नहीं है गुड सर। एक 3 मंजिला छत से फिसलना और बिल्कुल सही तरीके से सरगना के सिर पर गिरना, इस तरह की कला हमें हैरान कर देती है। ठीक उसी वक्त विलो बिना आवाज किए गली में कूदती है। वो जमीन पर पड़े चोरों पर नजर डालती है, फिर मेरी तरफ, जो वहां पूरी तरह से सही सलामत खड़ा है, और उसकी ठंडी आंखों में समझ की एक चमक दौड़ जाती है। तो ऐसा है, एक बार फिर उसका दिमाग दौड़ने लगता है। ये कोई एक्सीडेंटल स्लिप नहीं था। उसने शाही गार्ड को यहाँ लाने के लिए जानबूझकर खुद को सामने लाया। उसे पता होगा कि ये चोर इसी गली में छिपे होंगे। जहां तक उसके खुद के गिरने की बात है, वो एक मास्टरमाइंड की चाल थी, एक नामुमकिन तरीके से सरगना को हराना और साथ ही अपनी ताकत की असल हद को पूरी तरह से छिपाना। हर किसी को ये यकीन दिला देना कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक था। शानदार, सच में बहुत शानदार। मेरे लिए विलो की इज्जत एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाती है। अगर मुझे पता होता कि वो असल में क्या सोच रही है, तो मैं आसमान की तरफ देखकर चिल्ला रहा होता कि ये सच नहीं है। मैं सच में बस फिसल गया था। चूंकि चोर पहले ही पकड़े जा चुके हैं, तो हम आप दोनों को और परेशान नहीं करेंगे। इसके साथ कैप्टन अधमरे चोरों को घसीट कर ले जाता है। उनमें से एक तिनके की तरह कमजोर लगता है, फिर भी आसमान से गिरता है और एक दुश्मन को हरा देता है। दूसरा एक भूत की तरह चलता है, बर्फ की तरह ठंडा। साफ है कि दोनों में से कोई भी आम इंसान नहीं है। बेहतर यही है कि किसी से भी पंगा ना लिया जाए। गार्ड के जाने के बाद गली खाली हो जाती है, सिवाय मेरे और विलो के।
विलो इज्जत के साथ झुकती है। यंग मास्टर, इस जगह ने अपना काम कर दिया है, अब हम बस सही समय का इंतजार करेंगे। मैं अपनी छाती पर हाथ दबाता हूँ, अभी भी घबराया हुआ हूँ, मेरी टांगे अभी भी कांप रही हैं। मैं बस इस मनहूस गली से बाहर निकलना चाहता हूँ। चलो कहीं और ढूंढते हैं, ये जगह बहुत खतरनाक है। जैसा आप कहें यंग मास्टर। विलो सिर हिलाती है। इस जगह ने पहले ही अपना काम कर दिया है, अब आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। जहां तक वो देखती है, मेरी हर एक चाल बहुत ही सोची समझी है। सराय की छत का पूरा मकसद चोरों और गार्ड को बाहर निकालना था। अब जब वो काम हो गया है तो जाहिर सी बात है, जगह बदलने का टाइम आ गया है। इसलिए विलो मुझे मिनिस्टर की हवेली के ठीक सामने एक टी हाउस में ले जाती है। इस बार हम छत तक नहीं चढ़ते, बल्कि सेकंड फ्लोर पर खिड़की के पास वाली सीट लेते हैं। हम यहाँ से बैक गार्डन में नहीं देख सकते, लेकिन हमारे पास हवेली के ऊपर के आसमान का एक साफ नजारा है। मैं अपना टी कप पकड़ता हूँ, हाथ अभी भी कांप रहे हैं। उस गिरने ने सच में मेरी जान निकाल दी थी। सिस्टम, मैं अभी उस गिरने से लगभग मर ही गया था। क्या तुम्हारा ये शानदार लक सिस्टम मुझे थोड़ा भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता? प्लेयर का लक मुख्य रूप से कॉज और इफेक्ट के नियम, मिशन के टारगेट्स और अचानक मिलने वाले रोमांटिक फॉर्च्यून को कंट्रोल करता है। प्लेयर की अपनी खुद की सेफ्टी के लिए यह सिर्फ एक बेसिक बुरी किस्मत को टालने का असर देता है, जैसे कि आपको समतल जमीन पर फिसलने या अपनी ही चाय से फंदा लगने से रोकना। कम चांस वाले एक्सीडेंट्स। अभी आपने खुद को जानबूझकर एक खतरनाक सिचुएशन में डाला जो बेसिक प्रोटेक्शन की हद से बाहर है। हालांकि एब्सोल्यूट लक के पैसिव असर की वजह से ये फिर भी आपके फेवर में सॉल्व हो गया। तो मैं अब समझ गया। दूसरे शब्दों में, अगर मैं खुद मुसीबत ढूंढने जाता हूं तो सिस्टम मुझे नहीं बचाएगा, लेकिन क्योंकि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है तो मेरे गिरने को रोकने के लिए हमेशा कोई ना कोई बेचारा आसपास होता ही है। मैं अपने बगल में एक और लंबी आह भरता हूं। जिस पल विलो इसे सुनती है, उसका पूरा शरीर तन जाता है। ये फिर से आ गया, मौत के देवता की आह। वो अपना सिर झटके से ऊपर उठाती है, उसकी आंखें खिड़की के बाहर आसमान पर टिक जाती हैं। यंग मास्टर ने फिर से आह भरी है, जिसका मतलब है कि वो पल आ गया है। ठीक उसी वक्त मिनिस्टर के बैक गार्डन में मिनिस्टर वोल्टर अपनी जिंदगी के मजे ले रहे हैं। हा और ऊपर वो अपने हाथों में पतंग की डोरी को खींचते हैं, एक्साइटमेंट के साथ चिल्लाते हैं। आज हवा तेज है और उनकी बड़ी सी रॉक काइट पहले से कहीं ज्यादा ऊंची उड़ रही है, लगभग नजरों से ओझल होने वाली है। माय लॉर्ड, हवा बहुत तेज है, शायद हमें इसे वापस खींच लेना चाहिए। किस बात का डर? इस पतंग की डोरी के लिए मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। पश्चिमी इलाकों से बाहर एक व्यापारी से खरीदा गया जंगली रेशम का धागा, जिसमें हीरे का चूरा और लोहे का तार बुना हुआ है। थोड़ी सी हवा कुछ नहीं है, तुम इस चीज को कुल्हाड़ी से भी नहीं काट सकते। उन्हें अपनी इस कीमती काइट स्ट्रिंग पर पूरा भरोसा है। जैसे ही वो अपने ही घमंड में चूर हो रहे हैं, हवा और भी ज्यादा तेज होती हुई लगती है। कहीं से एक अचानक आंधी आती है और आसमान में उड़ रही रॉक काइट हवा के झोंके में पागलों की तरह फड़फड़ाने लगती है। ऐसे डगमगाती है जैसे वो नशे में हो। माय लॉर्ड, जल्दी छोड़ दीजिए, नौकर चिल्लाता है। फोर्स बहुत तेज है। मिनिस्टर वॉल्टर को आगे की तरफ खींचता है, उन्हें कई कदम लड़खड़ा देता है। वॉल्टर भी घबरा जाते हैं। वो छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन खिंचकर गर्म हो चुकी वो बेहद मजबूत काइट स्ट्रिंग उनकी कलाई के चारों तरफ कसकर लिपट गई है, और चाहे वो कुछ भी करें, छूटने का नाम नहीं ले रही है। वॉल्टर खौफ में चीखते हैं। कई गार्ड्स आगे भागते हैं, उन्हें स्ट्रिंग को कंट्रोल करने में मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ठीक उसी पल बिना किसी चेतावनी के तबाही मच जाती है। कहीं से एक बिजली आसमान को चीर देती है। क्रैक, कान फाड़ देने वाली एक जोरदार आवाज। बिजली बिल्कुल सही निशाने पर गिरती है, आसमान में ऊंची उड़ रही उस बदनसीब पतंग पर ही टकराती है। वो तुरंत आग की लपटों में घिर जाती है, आग के एक गोले में बदल जाती है, और बिजली का वो भयानक झटका लोहे के तार वाली काइट स्ट्रिंग से होते हुए बिजली की रफ्तार से नीचे दौड़ता है। रोशनी की एक अंधी कर देने वाली चमक मिनिस्टर वॉल्टर को और उनके बगल में अभी भी स्ट्रिंग को पकड़े हुए उस गार्ड को अपनी चपेट में ले लेती है। इससे पहले कि उनके शरीर जलकर काले हो जाए और धुआं निकलने लगे, उनमें से कोई भी चीख तक नहीं पाता और वो लकड़ियों की तरह अकड़कर जमीन पर गिर जाते हैं। गार्डन में जली हुई भुनी हुई लाश की महक फैल जाती है। टी हाउस से विलो और मैं दोनों बिजली को आसमान चीरते हुए देखते हैं। मैं बस बिल्कुल सीधे तरीके से सोचता हूँ, एकदम साफ नीले आसमान से बिजली क्यों कड़क रही है? लेकिन जिस पल विलो बिजली को पतंग पर गिरते हुए देखती है, वो पूरी तरह से सन्न रह जाती है। उसके दिमाग में सिर्फ दो शब्द रह जाते हैं, बिजली का गिरना। वो अपना सिर घुमाकर अपने बगल वाले आदमी को ऐसे देखती है जैसे कोई एक जिंदा भगवान को देखता है। वही आदमी जो अभी भी अपने कांपते हाथों को लेकर परेशान हो रहा है, सातवें आसमान से बिजली को नीचे बुला रहा है, स्वर्ग और पृथ्वी की हवा का इस्तेमाल कर रहा है, एक पतंग को ट्रिगर की तरह यूज कर रहा है, एक फर्स्ट रैंक कोर्ट ऑफिशियल को उसके अपने ही भारी पहरे वाले एस्टेट के अंदर एक ही झटके में मारने के लिए एक खतरे को जरिए की तरह यूज कर रहा है। क्या ये कोई ऐसी चीज है जो एक इंसान कर सकता है? ये मार्शल आर्ट्स बिल्कुल भी नहीं है, ये जादुई शक्ति है, एक सुपर नेचुरल पावर। विलो को फील होता है कि उसकी खुद की सोच उस पल में पूरी तरह से टूटकर बिखर जाती है, सिर्फ एक और भी ज्यादा ना समझ आने वाले रूप में खुद को दोबारा जोड़ने के लिए। वो मेरी तरफ देखती है, होंठ कांप रहे हैं, एक भी शब्द निकालने में असमर्थ है। जहां तक मेरी बात है, मैंने फाइनली अपनी कप की चाय खत्म कर ली है। मैं इसे नीचे रखता हूँ और खिड़की से बाहर देखता हूँ उस लाश को जो पहले ही जलकर राख हो चुकी है, और उसके बगल में टूटी हुई काइट स्ट्रिंग को। मेरा दिमाग पूरी तरह से धुंधला है।
मिनिस्टर वॉल्टर पर अभी अभी बिजली गिरी है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है ना। मैं बस यहाँ बैठा और एक कप चाय पी। मिनिस्टर ऑफ पर्सनल को उनके अपने ही बैक गार्डन में बिजली गिरने से मार दिए जाने की खबर ऐसे फैलती है जैसे इसके पंख निकल आए हों। आधे घंटे के अंदर पूरी राजधानी को पता चल जाता है। दरबार और सड़कें दोनों ही हिल जाते हैं। हर कोई घबराया हुआ है। कुछ कहते हैं कि वॉल्टर ने अपनी जिंदगी में बहुत पाप किए थे और भगवान ने फाइनली उन्हें इसके लिए सजा दे दी है। कुछ कहते हैं कि किसी दुश्मन ने उन्हें मारने के लिए कोई काला जादू इस्तेमाल किया है। दूसरे अपने दिल पर हाथ रखकर कसम खाते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से बादलों के बीच घूमते हुए एक ड्रैगन को देखा जिसने वॉल्टर की जान लेने के लिए आसमान से एक बिजली गिराई। कुल मिलाकर हर तरह की कहानी घूम रही है, लेकिन कोई भी एक इंसान इनमें से किसी को भी एक मर्डर से नहीं जोड़ता। बेवकूफों वाली बातें मत करो। कौन सा कातिल बिजली को कंट्रोल कर सकता है? जब विलो और मैं राजधानी में पवेलियन के सीक्रेट अड्डे पर वापस आते हैं तो हमारा जो स्वागत हमारा इंतजार कर रहा होता है वो पिछली बार से भी ज्यादा बढ़ चढ़कर होता है। ब्रांच मास्टर खुद हर गोल्ड रैंक किलर को हमें ग्रीट करने के लिए गेट पर खड़े होने के लिए लीड करते हैं। जिस पल मैं बग्घी से नीचे उतरता हूँ हर कोई ब्रांच मास्टर को मिलाकर एक साथ अपने एक घुटने पर बैठ जाता है। जीत के साथ आपकी वापसी का स्वागत है माय लॉर्ड। उनकी आवाजें एक साथ गूंजती हैं जो सच्ची श्रद्धा और जोश से भरी है। ये नजारा मुझे इतना घबरा देता है कि मेरे घुटने कांप जाते हैं और मैं लगभग खुद जमीन पर गिर जाता हूँ। खुशकिस्मती से विलो तेजी से रिएक्ट करती है और मेरे गिरने से पहले मुझे पकड़ लेती है। मैं अब तक इन सब के लिए सुन्न हो चुका हूँ। मैं और क्या कह सकता हूँ? मैं जो कर सकता हूँ वो है एक अजीब सा सिर हिलाकर हामी भरना और भीड़ को मुझे अंदर ले जाने देना। माय लॉर्ड, आप सच में इंसानों के बीच एक भगवान हैं। एक विलेन का सफाया करने के लिए 7वें आसमान से बिजली को नीचे बुलाना, ऐसा तरीका पहले कभी नहीं सुना गया, कभी नहीं देखा गया। हम पूरी तरह से आपके मुरीद हो गए हैं। सेक्ट लीडर ने इस बहुत बड़ी अचीवमेंट के लिए पहले ही मैसेज भेज दिया है। आपको पवेलियन के टॉप सीक्रेट एजेंट पे प्रमोट किया जाता है जो एक ग्रैंड एल्डर की रैंक के बराबर है। आपको 10,000 तोले सोना, 10 खूबसूरत औरतें और राजधानी में एक हवेली इनाम में दी जाती है। और इसके अलावा सेक्ट लीडर ये भी कहते हैं चूंकि विलो ने आपकी अच्छे से सेवा की है वो अब हमेशा के लिए आपकी हुई। 10,000 तोले सोना, 10 खूबसूरत औरतें, एक हवेली, इसमें से कुछ भी मेरे दिमाग में नहीं जाता। मैंने सिर्फ आखिरी लाइन सुनी, ये फीमेल असिस्टेंट अब मेरी है। मैं अपने बगल में विलो की तरफ छुपकर देखता हूँ। उसका सिर झुका हुआ है, उसके चेहरे के भाव छिपे हुए हैं, लेकिन उसके कानों के कोनों पर आती हुई हल्की सी लालिमा ये बता देती है कि वो कितनी घबराई हुई है। उसके दिमाग में जो चल रहा है वो ये है, यंग मास्टर के साथ हमेशा के लिए रहने का मौका मिलना, इस भगवान जैसी मारने की कला को अपनी आंखों से देखना उसकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा सम्मान है। मैं तो गया। मैं अब इस चलती फिरती बर्फ की चट्टान से पीछा नहीं छुड़ा सकता। मैं कभी यहाँ से भागने में कैसे कामयाब होऊंगा। वापस अपने कमरे में मैं एक कुर्सी पर गिर जाता हूँ। पूरी तरह से थका हुआ फील कर रहा हूँ, जैसे कोई बत्तख किसी सींग पर भुन रही हो जो उससे उतर नहीं सकती, चाहे मैं कितनी भी बुरी तरह से ये चाहता हूँ। विलो मुझे एक कप गर्म चाय देती है और प्यार से पूछती है, यंग मास्टर आपके दिमाग में क्या चल रहा है? बिजली वाले हादसे के बाद से मेरे लिए उसका रवैया सिर्फ इज्जत से बदलकर किसी धार्मिक भक्ति के करीब पहुंच गया है। जहां तक उसकी बात है, मैं अब इंसान भी नहीं हूँ, मैं एक भगवान हूँ। मैं अपने कप में तैरती हुई चाय की पत्तियों को घूरता हूँ और एक खोई हुई आवाज में कहता हूँ, ये सब कभी खत्म होने वाला है। मैं हर एक दिन डर डर कर जीने से, किसी तरह के भगवान की तरह पूजे जाने से बहुत थक गया हूँ। मैं बस एक आम सा आलसी इंसान बनना चाहता हूँ। ये कब खत्म होगा? यंग मास्टर के शब्द एक आम सी आह की तरह लगते हैं, लेकिन वो असल में एक बहुत बड़ी स्कीम की शुरुआत है। विलो का दिल उछल पड़ता है। उसके दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक थ्योरी बनती है। यंग मास्टर ने बेयर किंग और मिनिस्टर ऑफ पर्सनल दोनों को मार गिराया है। एक अंडरवर्ल्ड का सरगना, दूसरा दरबार का पिलर। दोनों आदमियों में कुछ भी एक जैसा नहीं लगता, लेकिन दोनों ही पता चलता है कि एक ही इंसान से जुड़े थे, खुद क्राउन प्रिंस। बेयर किंग वो ताकत थी जिसे क्राउन प्रिंस ने अंडरवर्ल्ड में सपोर्ट किया था और मिनिस्टर वॉल्टर दरबार में उनके गुट का एक पिलर था। यंग मास्टर ने क्राउन प्रिंस के दाएं और बाएं हाथ को एक के बाद एक काट दिया है। क्या उनका असली टारगेट? विलो इस ख्याल को पूरा करने की हिम्मत नहीं करती। वो एक गहरी सांस लेती है, उसकी आंखें खौफ से फटी की फटी रह जाती हैं, जैसे वो मुझे देखती है। यंग मास्टर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे नहीं कर रहे हैं, वो अकेले ही पूरे साम्राज्य का पकड़ के हिला रहे हैं। वो पूरी डायनेस्टी को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने पूछा कि ये सब कब खत्म होगा, क्योंकि उनका असली टारगेट खुद सिंहासन ही है। जब तक वो इसे हासिल नहीं कर लेते, इनमें से कुछ भी कभी नहीं रुकेगा। एक बार वो ये समझ जाती है, विलो मेरे चेहरे को देखती है, नाजुक नैन नक्श जो दुनिया का बोझ उठाए हुए हैं, और उसे असीम श्रद्धा के अलावा कुछ महसूस नहीं होता। विलो अचानक एक घुटने पर बैठ जाती है। उसकी आंखें पक्के इरादे से जल रही हैं। आगे का रास्ता चाहे कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, मैं आपको बिल्कुल अंत तक फॉलो करूंगी। यंग मास्टर, आपको अपनी बड़ी मंजिल हासिल हो। कैसी बड़ी मंजिल? मेरा सबसे बड़ा सपना तो बस एक पूरी रात चैन की नींद सोना है। ये औरत फिर से पता नहीं कौन सी बकवास सोच रही है। इससे पहले कि मैं उससे इसके बारे में पूछ सकूं, दरवाजे पर एक दस्तक होती है। माय लॉर्ड, सेक्ट लीडर आपकी मौजूदगी चाहते हैं। कौन से सेक्ट लीडर? ब्रांच मास्टर, ग्रैंड सेक्ट लीडर। विलो मेरे लिए जवाब देती है। मेरे पेट में खलबली मच जाती है। ग्रैंड सेक्ट लीडर इत्तेफाक से यहाँ से गुजर रहे हैं। उन्होंने आपके कारनामों के बारे में सुना है और खास तौर पर आपसे मिलना चाहते हैं। मैं एक लंबे पल के लिए सुन्न हो जाता हूँ।
इससे जिंदा बाहर निकलने का एक भी रास्ता सोचने में असमर्थ हूँ। यहाँ तक कि पवेलियन के सबसे बड़े बॉस ने भी नोटिस कर लिया है। बस मेरा खेल खत्म। विलो के मुझे एस्कॉर्ट करने के साथ मैं धड़कते हुए दिल के साथ एक फॉरबिडन चेंबर की तरफ बढ़ता हूँ। एक भूरे रंग के चोगे में एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी, जो एक आम किसान से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा है, एक गद्दी पर पालथी मारे बैठा है। वो बिल्कुल भी खास नहीं लग रहा है, लेकिन जिस पल मैं दरवाजे के अंदर कदम रखता हूँ, मैं फील करता हूँ कि एक अनदेखा बोझ मुझ पर दबाव डाल रहा है, इतना भारी कि मैं मुश्किल से ही सांस ले पा रहा हूँ। ये नीदरवर्ल्ड पवेलियन का ग्रैंड सेक्ट लीडर है, एक बूढ़ा मॉन्स्टर जिसकी गहराइयों को मैं समझ भी नहीं सकता। बूढ़ा आदमी अपनी आंखें खोलता है। वो धुंधली हैं, फिर भी अथाह गहरी हैं, जैसे कि वो सीधा मेरी रूह के आर पार देख सकती हो। तुम शुचियान हो? जी सर, शुचियान। प्रणाम ग्रैंड सेक्ट लीडर। मैं खुद को झुकने के लिए फोर्स करता हूँ। ग्रैंड सेक्ट लीडर कुछ नहीं कहते, बस मुझे खामोशी से देखते हैं। हर एक सेकंड हमेशा के लिए खींचता हुआ सा लगता है। चेंबर की हवा भारी और भारी होती जाती है। मैं फील कर सकता हूँ कि मेरी पीठ मेरे चोगे के आर पार पसीने से भीग रही है। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल दौड़ रहा है, मैं तो गया काम से। इस बूढ़े मास्टर ने पक्का पहले ही मेरी असलियत पहचान ली होगी। पक्का पहले से जानता होगा कि मेरी बुनियाद असल में कितनी कमजोर है, कैसे ये शोहरत मेरे लायक नहीं है। जैसे ही मैं टूटने वाला होता हूँ, ग्रैंड सेक्ट लीडर फाइनली बोलते हैं। बुरा नहीं है, उनकी आवाज भारी और नीची है। सादगी में वापसी। महान रास्ता बहुत ही सिंपल है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सादगी में वापसी वाली बात क्या है फिर से? क्या पूरा नीदरवर्ल्ड पवेलियन किसी तरह की एक जैसी स्क्रिप्ट ट्रेनिंग से गुजरता है? मैंने अपनी पूरी जिंदगी तपस्या की है। मैं हिम्मत करके कहता हूँ कि मैंने खुद ग्रैंड मास्टर का मुकाम हासिल कर लिया है, और फिर भी मैं तुम्हारी असलियत नहीं देख पा रहा हूँ। तुम्हारे आसपास एक मार्शल आर्टिस्ट के आभा मंडल का कोई नामो निशान नहीं है, और फिर भी तुम ऐसे कारनामे करते हो जिसे कोई इंसान या आत्मा नहीं समझा सकती। उस तरह का मुकाम वहां तक मैं भी नहीं पहुंच सका हूँ। प्लीज ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। नीदरवर्ल्ड पवेलियन के लिए तुम्हारे जैसा टैलेंट होना पवेलियन की सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। ग्रैंड सेक्ट लीडर अपने पैरों पर खड़े होते हैं, मेरे पास चलकर आते हैं और मेरे कंधे पर अपना हाथ रखते हैं। आज के बाद से तुम्हारी हैसियत मेरे बराबर है। पवेलियन की हर एक चीज तुम्हारे इशारे पर काम करेगी। मैं बदले में सिर्फ एक चीज मांगता हूँ। मेरी छाती कस जाती है, प्लीज कहिए मेरे लिए किसी को मार दो। ग्रैंड सेक्ट लीडर की आंखों में हड्डियों तक गहराई वाली नफरत की एक झलक दौड़ जाती है। वो मेरा अपना ही सीनियर मार्शल भाई है और आज की पूरी मार्शल दुनिया का लीडर है, रोलैंड स्वॉर्डसेंट। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं एंड होता है। आप सभी को वीडियो की स्टोरी कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड लव यू।